हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज उमेश पाल। वेलकम बैक उत्सव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज तो हम लोग सेकेंड बुक एनसीईआरटी जो कि क्लास 12th की सीरीज़ हम लोग की चल रही थी। फर्स्ट बुक हमने पूरा ख़त्म कर दिया। लास्ट में जो एएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टॉपिक के जो एडिशनल क्वेश्चन थे हम लोगों ने किया है, और उसमें कुछ लास्ट के क्वेश्चंस कॉल आने की वजह से वीडियो रुक गया था। तो उसमें एक क्वेश्चन जो कि 15 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो 15 नंबर क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से है। इट मीन्स जो लास्ट में आपका चैप्टर है 14th के बाद 15 नंबर चैप्टर जो है, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए हमने उसे, चलो ठीक है, छूट गया तो छूट गया, वो हमारे टॉपिक में भी नहीं है, अभी फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग बुक सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं रे ऑप्टिक्स। इस टॉपिक का नाम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह से, किस वे में रखा गया है, इसका सेंस क्या रहा होगा, बात समझना। रे क्या होता है? रे अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, दैट इज कॉल्ड रे। रे का मतलब यह हुआ है जो लाइट किसी भी डायरेक्शन में प्रोपागेट करे। जब लाइट का डायरेक्शन या लाइट का प्रोपागेशन किसी सफिशिएंट डायरेक्शन में हो, या किसी करेक्ट डायरेक्शन में हो, जैसे हमने टॉर्च ले लिया, टॉर्च को इस तरफ मूव करा, इस तरफ लाइट जाएगी, इस तरफ मूव करा, मतलब हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो रे ऑफ लाइट चेंज हो गया, पाथ ऑफ लाइट चेंज हो गया। तो यहाँ से यह डिसाइड होता है, यह एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए किया जाता है। जैसे सन की लाइट्स है, क्या उसे हम रेज कह सकते हैं? इट मीन्स उसे एक प्रॉपर लाइट कहेंगे। लाइट को हम दो नज़रिए से या दो फॉर्मेशन में स्टडी करते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जब हम एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट्स के पार्ट को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करते हैं। किसको? मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें न्यूटन्स ने बताया था कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। तो आप लोग अभी इसके बारे में न जानें, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ें हैं। कॉर्पुस्कुलर नेचर ऑफ लाइट और ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब आप ऑप्टिक्स अजय घटक की बुक पढ़ोगे, अजय घटक आईआईटी दिल्ली के एचओडी हैं ऑप्टिक्स डिपार्टमेंट के, जो बच्चे पीएचडी करते हैं आईआईटी से, उनके लिए वो प्रॉपर मतलब टीचर्स होते हैं। वो लोग एज ए साइंटिस्ट हैं। उन्होंने, भाई साहब आपको पता होगा, वो 45 ईयर एज में 80 मेडल, मतलब 80 मेडल उन्होंने अचीव किया हुआ था। तो एक इंसान अपने लाइफ के एवरेज से ज़्यादा अगर मेडल अचीव कर रहा है, मतलब उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। जब उन्होंने एक बुक को प्रॉपरली, एक मतलब आप कह सकते हो, उस बुक को लिखने के लिए उन्होंने अपना पर्सनल टाइम दिया। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं आप भी पढ़ें उस बुक को, अच्छे से साइंस में एग्जिस्ट करें। साइंस का जो एग्जिस्टेंस होता है, दरवाज़ा बंद कर दो, साइंस का जो एग्जिस्टेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वह हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं आप साइंस को सीखें, लिखें ना। आप समझ रहे हो? आइए हम लोग आते हैं रे ऑप्टिक्स। रे के साथ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ? जब रे प्रोपागेट करती है तो वो आप कह सकते हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम रे के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। और रे का जो फ्लो होता है, रे जब चलता है, मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, जिसे, और अगर वेव नेचर को शो करेगा तो वेव के फॉर्म में चलेगा। इट मीन्स ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बात आती है रे ऑप्टिक्स में वहाँ पे बात आती है कि आप किस नेचर, लाइट के किस नेचर को स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले टर्म को स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं ओपिएंट। ओपिएंट का मतलब यह होता है जब हम इलिप्टिकल साइज का रखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि इलिप्टिकल क्या होते हैं। इलिप्टिकल को आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एक सोर्स S1 हो, यहाँ पे एक सोर्स S2 हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक, सपोज करो, आइए हम लोग गांव पे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे लक्ष्मण रेखा पे अगर हम एक बकरी को बांध दें, ठीक है, और बकरी क्या करेगी, ये यहाँ पे अगर बंधा होगा तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, जितने हरी भरी घासें होंगी उन्हें अपने अंदर चर जाएगा, वो ख़त्म कर देगा। ये भी वही करेगा, ध्यान से समझना। ओपिएंट्स का मतलब क्या होता है? लाइट का जो प्रोपागेशन होता है वो ओपिएंट होता है। इट मीन्स इलिप्टिकल टाइप्स के होते हैं।
इसी तरह तो ऐसे चलता है ना लाइट, ऐसे ऐसे। जब इसे दो को काटो एक दूसरे के साथ ऐसे बना दो तो किस तरह का बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा, इलिप्टिकल से बनेगा। ठीक है, तो कहता है जब हम किसी भी पॉइंट ऑफ सोर्स को फ्लो कराते हैं, ध्यान से सुनना, फ्लो कराते हैं, तो इन दोनों सोर्स के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, लाइट क्या करता है, लाइट एक सफिशिएंट या आप कह सकते हो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपने साथ लेना चाहता है। जैसे हमने कह दिया S1 से निकला तो यहाँ हो गया इस पे S2 पे, देखना ध्यान से सुनना, S2 पे, S2 से निकला S1 पे गया। देखो सब की दोनों की पाथ क्या है, दोनों के पाथ का जो डिस्टेंस है, सॉरी जो डिस्टेंस है सेम ही होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑप्टिमेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब जनरल चीज़ें हैं जो कि मेंस एडवांस लेवल की हैं। तो अभी हम वहाँ पर न जा करके हम लोग आते हैं नीट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, IIT मेंस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एडवांस की चीज़ें एडवांस में हम लोग करेंगे, तो आप लोग ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, हालांकि बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे टॉपिक में है। ओके, तो आइए हम लोग NCERT का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज ऑफ प्लेस 27 सेंटीमीटर। एक कैंडल है जिसकी साइज है 2.7 सेंटीमीटर, वह सेंटर ऑफ किससे, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टर पॉइंट से 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑफ फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a screen placed order the obtain sharp image, describe the nature of size of image। अच्छा, HI पूछ रहा है। if the candle move closer to the mirror, अगर हम कैंडल को क्लोजर के मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कम करें तो इमेज का डिस्टेंस बढ़ता है। ठीक, बात समझ में आई? आइए, अब इमेज का डिस्टेंस बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो हाउ शुड द इज, अच्छा मूव कराना है हमें स्क्रीन को। आइए चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें दिया क्या क्या है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है हमें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, देन F इज इक्वल टू R/2 इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, तो इमेज का डिस्टेंस V निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। हमें पता है मिरर का जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव में होता है, और इसमें हम U को निगेटिव में लेते हैं ना जी, U को निगेटिव में लेते नहीं, ठीक है पॉजिटिव रहेगा। इसे इस तरफ लाएंगे निगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स 1/V इज इक्वल टू 1/U माइनस 1/F। ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, आइए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, देन ये माइनस हो जाएगा तो माइनस रहेगा, तो 1/V इक्वल टू 1/U। U की वैल्यू कितना दिया गया है, 1/27 माइनस 1/18। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आप लोग कर सकते हो, 2 - 3 डिवाइड बाई, इसका एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा क्या, जल्दी बताइए, 30 आएगा कि 60 आएगा जी, 54, 27 2 जब 54, ठीक है 54, ओके। और हम इसे V की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा -54, माइनस में आया है तो रियल है। अच्छा, रियल इमेज और
वर्चुअल इमेज अगर हमें फाइंड करना हो तो हम करते हैं, जब रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो तो क्या होता है, वर्चुअल होता है। जब डाइवर्ज हो तो क्या होता है, रियल होता है। जब रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रे, अच्छा सो आओ देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, ये कौन सी रे है बताइए। तो आप कहोगे अरे भाई साहब एरो तो लगाओ, अच्छा एरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जन। ये हो गया डाइवर्जन, डाइवर्जन ऑफ लाइट। ओके, डाइवर्जन ऑफ लाइट, ध्यान से देखना। अच्छा फिर से भैया एरो तो लगाओ, लगा दिए। ये क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो हमें पता, जब डाइवर्जन ऑफ लाइट हो तो इमेज रियल बनेगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट है, जब कन्वर्जन ऑफ लाइट हो तो इमेज वर्चुअल बनेगा। ठीक, वर्चुअल बनेगा। आपको समझ में आया यहाँ तक? ये सब कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें जानना चाहिए। ओके, आइए हम इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो ये सब बहुत अच्छी टॉपिक्स आप कह सकते हो यार, एक कॉन्सेप्ट ही है और कुछ है नहीं, कुछ नया नहीं है मेरे भाई। जब आप चीज़ों को सीखने लग जाओगे, पढ़ने लग जाओगे, मतलब रीड करोगे तो आप सीखते हो, आपकी कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। आज टेलीफोन आ गया है, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियोस को देख लेते हैं, लेकिन बुक को रीड करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाती है, कंटेंट गड़बड़ हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो जाती है, कॉन्सेप्ट पूरा डामाडोल हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, इसका साइड इफेक्ट है बेटा, ध्यान देना। अच्छा, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का पार्ट 2 आगे पूछ रहा है। वो क्या पूछा है हमसे, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज बतानी हो तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ v अपॉन डिस्टेंस ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो हम रखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ओके, यही वैल्यू हम रखते हैं और इसमें सॉल्व करते हैं। इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस v बाई यू, हम वैल्यू को रखते हैं। इमेज का डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो इमेज का डिस्टेंस इक्वल टू माइनस यू, यू की वैल्यू रख दो। यू की वैल्यू अभी हम लोग लाए हैं -54, तो ये +54 हो जाएगा। +54 डिवाइड बाई यू की वैल्यू 27 इंटू इमेज की हाइट यहाँ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 27। ये 10 टाइम होगा, 10 टाइम होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग करेंगे सर 10 यहाँ आ जाएगा, 10 से डिवीजन कराएंगे 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 2.7, इमेज हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 5.4। ध्यान से देखना क्यों डबल हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं सर, जो हमारे पास लैंप है इसको मिरर के पास लेके जा रहे हैं, मूव टूवर्ड द v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। कहाँ पे, मिरर के पास लेके जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर के पास ले, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव मिरर है, सॉरी क्या है, कॉनकेव मिरर है। ओके, जब हम कॉनकेव मिरर के पास लेके जाते हैं, 2.5 है क्या, 2.5 सेंटीमीटर है, सॉरी, तो -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2.5 है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर हमने 2.7 पे कर दिया, इतना आ गया, तो आप लोग 2.5 कर लेना। तो आओ हम इसे इरेज करके कर ही देते हैं। वैसे कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन सही होना, मतलब मेथड सही होना चाहिए, कैलकुलेशन तो हमारी होती रहती है। आइए 5.4 कर लो, 2.5 कर लो, 2.5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग देखो यही सब चीज़ें हैं, 5 सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं वैसे तो। अब देखो इमेज के डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है, नहीं जी, इमेज ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा, हाइट ज़्यादा है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जब हम पास लेके जाते हैं इमेज बढ़ता जाता है। कभी आप देखे हो, आप ये देखिए कभी हमने भी देखा है, जब आप एक कैंडल को ऑन कर लो, जला लो, फिर इसे किसी वाल के पास लेके जाओगे, दीवार के पास ना, ध्यान से देखना। अच्छा,
1 सेकेंड, मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। फिजिक्स पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है मेरे भाई। हम चाहते हैं कि आप लोग सीखते रहो। देखिएगा, आपको शायद दिख ही रहा होगा वैसे तो। ये मार्कर है, देखो इसका इमेज यहाँ पे हमें दिख रहा है ना। जैसे ही हम इसके पास लेके आएंगे इमेज बढ़ता जाएगा। देखो दूर लेके जाएंगे इमेज शार्प भी हो रहा, साफ भी हो रहा। जितना पास आएगा उतना क्या हो जाएगा, शार्प नहीं होगा, मतलब धुंधला दिखेगा और साइज भी बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो ना। और देखो कितना शार्प होता जाएगा, जितना दूर लेके जाओगे उतना शार्प होता जाएगा, अच्छे से क्लियरिटी बनती जाती है। तो मतलब पास आने पे इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, इमेज की हाइट बढ़ जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट तो वही रहती है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट वही रहेगी ना। इमेज की हाइट केवल चेंज हो रही है, कब, जब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। किसका, ऑब्जेक्ट का या फिर सोर्स का। बात समझ आ रही, ऑब्जेक्ट का या फिर सोर्स का, दोनों के बीच का जब हम हाइट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इट मीन्स क्या करते हैं, वेरिएबल करते हैं। तो चेंजिंग आती है सिर्फ इमेज के हाइट में। ऑब्जेक्ट के हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट इमेज के हाइट में चेंजिंग आएगी। यह है नेचर मेरे भाई। देखो यह है नेचर, एक्चुअल नेचर यह है। ये नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं। बात समझ रहे हो ना, ये होती है, इसे कहते हैं साइंस। और इसी तरह हम साइंस को सोचते हैं। करो तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करो, लेकिन सीखते रहो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, जो कि सेकंड नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज द प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सब दिया गया है। हमें दिया गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट इज इक्वल टू दिया गया है कितना, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है सर क्वेश्चन नंबर सेकंड, u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है 27 सेंटीमीटर। कितना है, 27 नहीं है इसमें क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है हमें, अच्छा u की वैल्यू माइनस ही रहती है। f की वैल्यू हमें दिया गया है 15, f की वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। तो आइए हम लोग v की वैल्यू निकाल लेते हैं, एज इट इज़ हम रखते हैं, देन रिप्लेस कराते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को। तो क्या हो जाएगा, आप वैल्यू को पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/15 इज इक्वल टू 1/ u की वैल्यू -12 इज इक्वल टू प्लस 1/v। देन ये इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12। और इसे हम सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू हमारी आती है, जल्दी बताएं आप लोग, कैलकुलेशन बहुत अच्छा करें, 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे अब क्या बोला है इसमें, आगे बोला है कि गिवन द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल मूव द फर्दर फ्रॉम द मिरर। अच्छा, कितना डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ हाइट। ओके, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम बार बार वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, -u/v डिवाइड बाई u। हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं, h i इक्वल टू v की वैल्यू रखो आप 6.7 ना रख करके 20/3 रख दो, क्योंकि इसे जब आप सॉल्व करोगे आएगा 20/3 आएगा। ठीक है, v की वैल्यू v की वैल्यू 20/3 आएगी। ऐसे करके 1/v लिख दो। ठीक है, v की वैल्यू 20/3 आएगी। ठीक, ओके, ठीक है, 20/3 लिख दो। और यहाँ पे 20/3 इंटू h ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 को क्या लिखोगे, 9/2 पूरे के डिवाइड बाई u की वैल्यू कितना दिया गया है, u की वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 12 सेंटीमीटर कुछ भी कर लो, 3 टाइम आ गया, 3/2, 3 4 जा। देन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 20 × 3 डिवाइड बाई
2 इंटू 12, 2 10 जा, 3 4 जा, 2 5 जा, 5/2 इंटू 2.5, 2.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज की हाइट आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें वो पूछ रहा है मूव क्या कराना पड़ेगा। जब हम यू के डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस मतलब इमेज फोकस की तरफ ट्रांसफ़र होता रहेगा। जब हम यू को क्या करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे यह होता है अगर हम यू को इन्फिनिटी की तरफ ट्रांसफ़र कराएं तो वी हमारा फोकस की तरफ होता जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। और इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। वर्चुअल क्यों बनेगा, क्योंकि वह क्या कर रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, लाइट्स कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसलिए इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द अपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल lie at the bottom of the tank, अच्छा, measured by a water replaced measured माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर से हम उसे फील कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कितना होगा आप बताइए। इसके बाद उन्होंने पूछा है इफ़ वाटर इज रिफ्लेक्स्ड, जब हम वाटर को रिफ्लेक्ट कर दें और दूसरा लिक्विड डालें, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, उसी हाइट पर हो। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप हैव मूव टू द फोकस, अच्छा, कितना हम उसे फोकस से मूव कराएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट को इरेज करना पड़ेगा थर्ड के लिए, तो ऑफकोर्स हम लोग इरेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझते रहो बेटा। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जहाँ तक हमें लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हो, ओके, तो सीखना जरूरी है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है हमें। ये कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक, जिसमें वाटर लेवल है कुछ, ओके, और ये वाटर लेवल जो है 12 सेंटीमीटर पर है। इसकी जो हाइट है, एक्चुअल हाइट एच इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर पर है। ये कह रहा है कि यहाँ पे हम एक नीडल रखते हैं और यहाँ से माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ओके, यहाँ से हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका कुछ हाइट होगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो अपरेंट डेप्थ है वो हमें दिया गया है 9.4, क्या दिया गया है, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर, ठीक, दिया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अपरेंट डेप्थ होता है इज इक्वल टू रियल डेप्थ, रियल हाइट ऑफ द दिस वाटर, जो भी दिया गया है। रियल डेप्थ हम लोग लिख लेते हैं, रियल डेप्थ कितना है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें निकालना है। अपरेंट डेप्थ दिया है, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम APD लिख देते हैं, जिसे हम अपरेंट डेप्थ कहेंगे, ठीक है। अपरेंट डेप्थ इक्वल टू 9.4 रखो, इट मीन्स यहाँ चला जाएगा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। यहाँ पे कर लो, रियल दिया गया है, तो म्यू W इक्वल टू रियल डेप्थ 12.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय अपरेंट डेप्थ 9.4, और इससे हमारी वैल्यू आती है 1.33। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके। ऐसे नहीं लिखा जाता, तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब ये कह रहा है यही जो वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना निकाला, 1.33। अब ये कह रहा है यही हम चेंज करके क्या करते हैं, लिक्विड करते हैं। सेकंड केस में, केस सेकंड,
नहीं, यहाँ पे लिख दो केस सेकेंड, चेंज कर देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, देन सिमिलर फार्मूला, ठीक है। और हमें क्या निकालना है उसमें, अपरेंट डेप्थ निकालना है। क्या निकालना है सेकंड में, अपरेंट डेप्थ निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अपरेंट डेप्थ APD इज इक्वल टू रियल डेप्थ, ये फार्मूला हमने लिखा है। रियल डेप्थ अब लिखना ज़रूरी नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका एक आंसर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कितना है रियल डेप्थ हमारा 12.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई हमारा क्या था सर, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड वो दिया गया है सर 1.63, रखो 1.63 और हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताएं। इसका कैलकुलेशन जो आएगा सर 7.77 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है अरेंज कितना होगा, 9.4 में से 7.7 को माइनस कर दो, तो हमारा जो एडजस्टमेंट, क्या जो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप जो आएगा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड वाटर एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड को माइनस करते हैं, तो 9.4 माइनस 7.7 करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वह आंसर आप निकालोगे तो आएगा वो 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर का क्या आएगा, अरेंजमेंट का वो आएगा डिफ्यूजन, ठीक है, डिफरेंस आएगा। तो आपको यहाँ तक आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ईजी था और कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और जब आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी रहेगी तो आप चीज़ों को समझ सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज करते हैं और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं। ओके, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ भी रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एंगल टाइप क्वेश्चंस दिया गया है, कुछ है नहीं वैसे इसमें। तो इसमें इन्होंने कहा है हम फिगर ना बनाएं, आप लोग कर दोगे फिगर का, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इन्होंने कहा है कि फिगर 9.31 AB शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट एंगल 60 विथ द नॉर्मल टू द ग्लास एयर एंड वाटर एयर। अच्छा, इंटरफेस रिस्पेक्टिवली predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in the 45 degree with normal off to the water glass interface। अच्छा जी, कुछ है नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। चलो अब एक एक करके हम बनाते हैं। ए का क्या है, पहले तो हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ से गया, ऐसे हो गया। ये एंगल कितना दिया गया है हमें, ये एंगल दिया गया है सर 60 डिग्री, यह नहीं यह एंगल 60 डिग्री दिया गया है। यह एंगल कितना दिया गया है, यह एंगल नहीं यह एंगल, ठीक है, जो कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया गया है, यह दिया गया है सर हमें 35 डिग्री, 35। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा वो कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, यही रखते हैं ना हम लोग, जल्दी बताओ। साइन आई अपन साइन आर, स्नेल रूल साइन आई अपन साइन आर, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। साइन 60 डिवाइड बाई साइन 35। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में तो नहीं आते, म्यू जी ए सॉरी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आता है हमारा वैल्यू, क्योंकि 35 की डिग्री हमें नहीं पता होता है,
हम इसे कैलकुलेट एज अ कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और यहाँ से हम या तो टेबल का यूज़ करते हैं, वहाँ से हम sin 35 की डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, जिससे हमारा आंसर आता है 1.51। दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. ये कह रहा है कंसीडर द बल्ब इज द पॉइंट सोर्स। जब आप बल्ब को पॉइंट सोर्स मान लोगे, ध्यान से सुनना, जब आप बल्ब को पॉइंट सोर्स मान लोगे, ठीक, और आप रिप्लेस किसको कर रहे हो, वाटर को ना, वाटर सरफेस में, ठीक है, तो उस पर जो विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज्ड आउट, जो इमर्ज्ड आउट ऑफ सरफेस से होता है, जैसे हमने कह दिया क्रिटिकल एंगल वहाँ पे चेंज होती है, बस आप डायरेक्टली इतना समझ लो, क्रिटिकल एंगल वहाँ पे चेंज होती है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 को पहले डिलीट करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन नहीं था यह एग्ज़ाम में तो एकदम नहीं आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें आपको टेबल लर्न करना पड़े, ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, तो कुछ ऐसा खास नहीं था, हालांकि था हमारे बुक में है तो इसलिए हमें करना है, ठीक। इसके बाद कुछ हो उससे क्या मतलब है, सर हमारे बुक में दिया है तो मुझे करना है। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंस अगर आपको पता है तो आप बताओ ना नीट में क्या आने वाला है, तो ऐसा कुछ है नहीं बेटा, बस ऐसे हमने रफली, आप कह सकते हो कैजुअली हमने कह दिया कि क्वेश्चंस आते नहीं है, तो नहीं आते का मतलब नहीं आएगा ऐसा कभी नहीं है, आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 5th पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5th भी बहुत अच्छा है। ओके, चलिए, इन्होंने वाटर की हाइट दिया है, हमसे पूछा है एरिया, ठीक है, उस क्रिटिकल एंगल की एरिया क्या होगी, आइए देखते हैं। हमने एज्यूम किया कि वाटर की जो हाइट 80 मीटर दिया गया है, हाइट ऑफ वाटर एच इक्वल टू 80 सेंटीमीटर ना, तो हम हाइट ऑफ वाटर को यहाँ से ना बना करके थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ओके, यस, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, लेयर ऑफ वाटर का। अब एक कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, सपोज करो यहाँ पे बी है, बल्ब है, ठीक, और हम यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएं, या ये क्या है, रे बल्ब को ऑन करेंगे, रे ऑफ लाइट्स एक तो नॉर्मल पे जाएगी, दूसरा यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करके यहाँ पे जाएगा, जो कि क्रिटिकल एंगल सी बनाएगा यहाँ पे, और देन सेम फॉर्मेशन यहाँ भी होगा, वो भी क्रिटिकल एंगल सी बनाएगा, ठीक। यहाँ हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, सॉरी, लेयर ऑफ वाटर से रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें बताना है इनके बीच का जो एरिया है, एरिया कितनी है, ठीक, ये हमें बताना है। तो हमें पता है अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसकी रेडियस, तो पहले हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना होता, तो रेडियस इक्वल टू होता है एच अपान रूट में न्यू स्क्वायर माइनस 1, कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 रूट में, ठीक है। अब हमें एरिया का वैल्यू पता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, रखो, एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दिया है, इंटू पाई, ठीक। क्यों रूट हट गया, क्योंकि हमने आर स्क्वायर किया है, यार आर स्क्वायर की वैल्यूज को रखा है, इसलिए यहाँ पे हट गया।
अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, हाइट दिया, हाइट 80 सेंटीमीटर रखते हैं, 80 का स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू कितना दिया था, 1.3 दिया है, देख लीजिए आप लोग, हाँ 1.3, तो 1.33 का स्क्वायर -1, और हम इसे जब सॉल्व करते हैं ये हमारी जो वैल्यूज आती है एक्चुअल में 2.6 मीटर स्क्वायर आता है। एरिया ऑफ दिस वैल्यूज 2.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द आंसर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। टर्म्स जब आप टॉपिक को स्टडी करोगे, रीड करोगे, कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हालांकि आप लोग नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से पहले से ही समझ में आ गया है। अच्छा, एक बात और है, हमने अभी तक इसी टॉपिक को 2 बार, मतलब 2 महीने 3 महीने के अंदर क्रैश कोर्स टाइप में हमने 11th की पूरी टॉपिक ख़त्म कर दिया है, 12th की पूरी टॉपिक ख़त्म कर दिया। अभी तक बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि सिलेबस बाहर, मतलब नीट के सिलेबस अक्सर ख़त्म नहीं हो पाते हैं। हमने अगर 2 महीने 3 महीने में आपके लिए बहुत इतना मेहनत किया है तो आप जाहिर सी बात है आप वीडियो को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, डाउट्स सॉल्व करें उससे, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करें, एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करें, देन एक्सरसाइज भी सॉल्व करें, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। देखो जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। आपकी कॉन्सेप्ट नहीं अच्छी रहेगी तो आप कॉन्सेप्ट पकड़, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पूछे, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा वो पूछना क्या जा रहा है। तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस तभी इंक्रीज होगा या बहुत अच्छा होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप बुक के चैप्टर को रीड करो, कहीं कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी अच्छी हो गई है कि आप लोग को ज़रूरत ही नहीं है। अब बहुत अच्छे टीचर, IITian टीचर हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, तो आप लोग उनको फॉलो करो और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो। और हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में आने वाली जो कोरोना 3rd वेव है, आप लोग डॉक्टर बने उससे हटाएं, तो इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे छोटा सा यही जो हमसे हो सकता है, हमने वो योगदान आपके लिए दिया। हम चाहते हैं आप उसमें जाने के लिए, हमने बताया ना आपको, हम डॉक्टर नहीं बना सकते लेकिन उसके काबिल ज़रूर कुछ कोशिश है, छोटे से एफर्ट है जो कि हम कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास of unknown refractive index, a parallel beam of light is incident on a face of the prism. अच्छा, the angle of minimum deviation, अच्छा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, जब लाइट्स रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब सेम मीडियम हो, कुछ भी हो, रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट हो जाए तो डेविएशन एंगल को बनाता है। अगर हम अभी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस भी कराएंगे तो उसमें हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे, किस तरह से डेविएट होता है, किस तरह से हम कन्वर्जन डाइवर्जन को स्टडी करेंगे, या कौन से हमारे पॉइंट लर्निंग पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो हम चाहते हैं एडवांस के लिए तो नहीं, आप लोग नीट के लिए भी उसे देख सकते हो, तो आप जुड़े रहें, बस हम आपके साथ हैं। आइए आगे क्या कह रहा है, डेविएशन एंगल दिया गया है हमें 40 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिरर मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, अच्छा रिफ्रैक्टिव ए दिया गया है हमें, और प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो बेटा, चलो हमें क्या क्या दिया हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक प्रिज्म है सर जिसका ए एंगल दिया गया है 60 डिग्री, देख लीजिए 60 डिग्री दे दिया है, और हमें मिनिमम डेविएशन मिनिमम दिया गया है, कितना दिया गया है 40 डिग्री दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई 2 पूरे के डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ये होता ना जी, साइन ए बाई 2। चलो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं और यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। साइन देख लीजिए, साइन ए की वैल्यू 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 पूरे के डिवाइड बाई 60/2 साइन 60/2,
और हम इसे सॉल्व करते हैं तो म्यू इक्वल टू आता है, कितना आ जाएगा बेटा, 100/2 50 एंगल साइन 50 डिवाइड बाई 1/2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो म्यू इसकी वैल्यू इतना हो गया। अब देखो साइन 50 की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन टर्म्स आ जाते हैं। ये देखो 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 ऊपर जाएगा, देन यहाँ पे 60 प्लस 40 100 से 2 से डिवीजन कराएं 50, देन 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री। ध्यान से सुनना। अब हमें साइन 50 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ सकता, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। डेविएशन एंगल कुछ और दे दे, डेविएशन मिनिमम डेविएशन एंगल जो हमें दिया गया है वो कुछ और दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 40 दिया गया है, 50 दे देता तो कुछ और आ जाता जिसकी वजह से हमें एंगल पता हो जाता। मतलब यहाँ पे 60 आ जाता तो साइन 60 की वैल्यू पता होती, और हम 1/2 इंटू √3/2 रखते हैं, 2 कैंसिल √2 आ जाता, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1.141, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.141 में आ जाएगा, ठीक है। अब 50 की नहीं पता तो 50 के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब कुछ उसी से रिलेटेड होगा, बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे साइन 50 की जो वैल्यू होती है वो रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, और वहाँ आएगा 1.53 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी था, 60 रख लेते हैं तो 120 60 फिर √3, देन वो भी आता 1 पॉइंट के समथिंग ही आता। तो हमें पता है अगर 60 है 50 है तो उसी के अप्रोक्सीमेशन में आएगा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी वही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, इट मीन 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए हमें फिर 3rd नंबर क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। या आपको और अच्छे से डीपली जाननी हो, डीपली क्या, अगर आपको टेक्स्ट जानना हो, टेक्स्ट से रीड करना हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारे डिजिटल बोर्ड से हमने उस सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। वो हमारे कोचिंग की है, और वहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल चल रहा है, तो न्यूमेरिकल भी बहुत बुरा थोड़ी ना है, हमने कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक कह रहा है डुअल कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा, आर टू द मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of the same parallel, same किधर गया क्वेश्चन, same radius of curvature, what is the dimension, what is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 7 ना जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में और कुछ करना था क्या, उसमें बी पार्ट भी है क्या, अच्छा 2 पार्ट्स हैं ना जी। अच्छा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में द रिफ्रैक्टिव एंगल अगर 60 डिग्री कर दिया जाए, देन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए 1.33। तो आप लोग इसमें एक फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाइएगा, देखिए नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड केस के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर ना जी, ग्लास एंड वाटर में लेना है। तो हमारा जो रेशियो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर ना जी, वाटर एयर, और इसमें भी आप रख सकते हो वाटर एयर। इसमें रख करके इसकी जो वैल्यूज रखोगे और वहाँ पे सिमिलर एंगल का प्रोसेस रखोगे, आपका एंगल आ जाएगा, और वहाँ से आप डेविएशन निकालोगे। डेविएशन जो मिनिमम डेविएशन होगा, डी मिनिमम आपको मिलेगा 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री मिलेगा। तो ये सेकंड केस के लिए है आपका। तो आप इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 1.55 सर, 1.55। फोकस दिया गया है सर, फोकल लेंथ कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है सर, 20 सेंटीमीटर।
एक कह रहा है R1 इक्वल टू R2 देन R2 इक्वल टू R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। किसका? दोनों लेंसेज का। ठीक है, आइए आगे देखिएगा। आगे क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि आप हमें ये बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर जब दोनों सेम है तो कितना होगा। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमें पता है R2 हमारा यहाँ पे माइनस है, एक माइनस लेंगे एक प्लस लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 1.55 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस -1/r, और यह आ जाएगा -2/r, और यहाँ से आ जाएगा 0.55 इंटू -2/r इज इक्वल टू 1/20, और इसे हम सॉल्व करते हैं और ये हमारा आंसर आता है बेटा कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 22 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को इरेज करेंगे तभी तो 8 को करेंगे भाई ना, बात समझ में आ रही ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना, हम इरेज करते जा रहे हैं तो आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा भाई। और बहुत अच्छा अगला टॉपिक जो हमारा वेव ऑप्टिक्स आने वाला है ना, वो बहुत अच्छी टॉपिक है, उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं उससे एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है हमसे, बस वो कह रहा है कि आप बताइए आप इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है? तो हम कहते हैं ऑफकोर्स आ रहा है, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो, आप कंसंट्रेट हो। इन्होंने कहा है कि अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट पी, बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ रे, इस पॉइंट पी पर कन्वर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में आगे, नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, पी से 12 सेंटीमीटर पर हम एक लेंस को क्या करते हैं, रखते हैं। यहाँ से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक हम लेंस रखते हैं जो इसने क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करता है उस टाइप का जो लेंस है। फर्स्ट ए पार्ट में कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस रखो, तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ध्यान से देखो, कन्वर्ज करेगा, ये यहाँ पे आके मिलाएगा, यही पी डैश यहाँ बन जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी रिप्लेसमेंट हुआ है। पहले यू कितना दिया था, आइए देखते हैं हम लोग। पहले जो हमें यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस हमें 20 सेंटीमीटर, यू हमें 12 सेंटीमीटर, फोकस हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, यहाँ फोकस हमें 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से v निकाल लेंगे, तो v हमारा कितना आएगा, आप लोग वैल्यूज़ को रख करके निकाल सकते हो 1/f में। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 7.5 के समथिंग आएगा, कितना आएगा देख लो, 7.5 सेंटीमीटर है। जी हाँ, 7.5 सेंटीमीटर के समथिंग आएगा v की वैल्यू। अब क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं, लेंस को प्लेस्ड करते हैं बिटवीन टू रेज ऑफ लाइट, this type of light is a convergent light. Then put the convex lens between two rays, then the converging is very early, या आप कह सकते हो वेरी, बहुत जल्दी वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करके डिस्टेंस को कम कर देता है। किसके डिस्टेंस को, ये हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है। इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट।
ना जी, u इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और दिस डिस्टेंस 7.5 इज द इमेज डिस्टेंस। ओके, बात समझ में आई? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वही तो करने के लिए हमने लेंसेज लगाया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट। ये ए पार्ट है, अब आइए बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है कि अगर हम कॉनकेव लेंस लगाएं तो क्या करेगा? इमेज के डिस्टेंस को बढ़ा देगा। आइए देखते हैं हम लोग। रेज ऑफ लाइट पी पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स। आप लोग यार अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपकी। यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगा दीजिए, तो यही रे ऑफ लाइट बहुत दूर जा कर के मिलेंगे। यहाँ पे पी डैश बनेगा, तो इमेज का डिस्टेंस इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस इसमें बढ़ जाएगा। ये पार्ट बी है, जिससे आपका इमेज का डिस्टेंस जो आएगा 48 सेंटीमीटर आएगा। कितना? 48 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हो वही यू वाले फॉर्मूला रख करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। आइए वैसे कर लेते हैं नॉर्मली। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें, एनालिसिस करें। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो ये इजीली क्वेश्चन था, इसीलिए तो हम कहते हैं एनसीईआरटी करना सीख जाओ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स से अगर क्वेश्चन आए तो पक्का 8 नंबर क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। और बाई ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट इक्वल टू कितना दिया गया है? दिया गया है सर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर पे u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lenses? अच्छा, तो ये कुछ है नहीं, इमेज आपको निकालना है। इमेज की हाइट निकाल लो पहले तो डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लो। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। क्यों? क्योंकि लेंसेज का फॉर्मूला नेगेटिव होता है। आप इसमें वैल्यूज़ को रखो, और जब वैल्यू रखोगे आपको पता है एफ भी इसमें निगेटिव हो जाएगा। एफ आपका निगेटिव हो जाएगा, यू भी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो 1/v आप निकालोगे तो कितना आएगा वैल्यू? जल्दी बताइए आप लोग। 1/v इक्वल टू कितना आएगा? ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। आप इसमें वैल्यू को पुट तो करो पहले। ठीक है, पहले हम 1/f लिखते हैं। 1/f की वैल्यू -21 इक्वल टू 1/u की वैल्यू 14 माइनस 1/v, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू ये भी जाएगा प्लस हो जाएगा 1/14 प्लस 1/21। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? देखिए ये आता है सर 41 कितना आएगा? देखिए 42 50/42 5/42। और हम इसे v इक्वल टू निकालते हैं तो 42/5, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो 8.4 सेंटीमीटर हमें v मिल गया। हाइट हमें निकालना है तो मैग्नीफिकेशन से m इक्वल टू -u माइनस v डिवाइड बाई u। ठीक, अब यहाँ पे m की जगह पे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू u की वैल्यू रख दो। u की वैल्यू -84 8.4 डिवाइड बाई u की वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 14 -14। देन यहाँ से h की वैल्यू इमेज ऑफ हाइट लगा दोगे, इस तरफ चला जाएगा तो हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे रखेंगे वैल्यू कितना दिया गया है सर? 3 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा आपका इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा आपका आंसर। जल्दी बताएं कितना आएगा? 4 2 2 या 3 पॉइंट के समथिंग आएगा। कितना आ रहा है? 1.8। जी हाँ, 1.8 सेंटीमीटर आएगा। 1.8 सेंटीमीटर, वो भी इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब उल्टा या सीधा। ठीक है, इरेक्ट होगा। ओके, दिस इज द साइज ऑफ इमेज इज इरेक्ट, उल्टा होगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। देख लेते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर इन अ कॉन्टेक्ट with a convex lens of the focal length 20 centimeter is the system of converging or diverging lens ignore thickness of the lenses। अच्छा, लेंसेज के थिकनेस को इग्नोर करते हुए इन्होंने कहा है कि जो आपका ये क्वेश्चन है वो बहुत इजी है और आप इस क्वेश्चन में फोकस निकालना है, जबकि F1 और F2 दिया गया है। तो F1 और F2 दिया गया रहे जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन किए हैं। F1 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने क्या दिया गया है बेटा, इसमें दिया गया है F1 इक्वल टू दिया गया है कितना, हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, F2 20 सेंटीमीटर। F1 30 सेंटीमीटर और F2 हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टोटल फोकस क्या होगा। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 रखो और इसमें वैल्यूज़ को रखो, तो ये कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/1 माइनस 20 माइनस में होगा 1/30 प्लस 1/-20 और इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है -1/60 -1/60 और ये आ जाता है -60। -60 का मतलब क्या हुआ, -60 का मतलब होता है वी हैव लाइक कॉनिक्यू लेंस ना, वी हैव लाइक कॉनिक्यू लेंस डाइवर्जिंग। किस टाइप का होगा, डाइवर्जिंग। हमने बताया था ना, डाइवर्ज करेगा तो रियल इमेज बनेगा। ये क्या होगा, इमेज रियल होगा। और ये कैसा होगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग होगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि बहुत इजी था, तो एफ की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है इस लेक्चर में और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें एडिशनल क्वेश्चन कहाँ से है भाई, एडिशनल क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में नहीं है, होना तो चाहिए नहीं। अच्छा ठीक है, जो भी है ना क्वेश्चन, ठीक है, तब बहुत है। तो हम लोग क्वेश्चन इसमें हैं 32 जो कि हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कल कि क्या क्लासेस होती हैं और उस तरह से हम लोग टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। आप लोग बहुत अच्छे से करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखें और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एनसीईआरटी जरूर लिए रहो आप साथ में। अगर आपको नीट क्वालिफाई करनी है, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, आप जरूर बहुत इंपॉर्टेंस दो, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी को दो। सब सारी चीज़ें साइड में, एनसीईआरटी पहले। ओके।